तो आज हम क्या करेंगे, सो विल डेवलप a web application for शॉप और स्टोर, सिंगल स्टोर। एक शॉप है, एक ही स्टोर के लिए एक एप्लीकेशन बना है यूजिंग स्टार्टिंग कोड 8.2 लिंक UFO 8.2 एंड समवेयर इफ वी नीड jQuery तो हम jQuery को यूज करेंगे। jQuery बूटस्ट्रैप etc। तो एक वेब एप्लीकेशन बनाएंगे एस डॉटनेट कोर को यूज करके। सो 8.2 इन टेक्नोलॉजीज को यूज करके हम वेब एप्लीकेशन बनाएंगे ना। इसमें क्या होगा, सो फॉर सिंगल स्टोर तो सबसे पहले एक स्टोर होगा। इस स्टोर में क्या होगा, तो स्टोर विल हैव प्रोडक्ट कैटेगरीज, प्रोडक्ट्स, तो इट विल हैव ऑर्डर्स, डिस्पैचेस। जो कॉमन एक्टिविटीज है उसमें क्या होगा, अच्छा लॉगिन होगा, रजिस्ट्रेशन नहीं होगा स्टोर में, बिकॉज हम एक ही स्टोर के लिए बनाना है। तो सिंगल स्टोर है तो रजिस्ट्रेशन का कोई सवाल नहीं। सो यूजर्स में तो यहाँ पर एक और चीज ऐड कर देंगे, पेमेंट्स। नाउ यूजर्स में, सो व्हाट वी ऐड इन यूजर्स, ऐड दी लॉगिन रजिस्ट्रेशन। जो यूजर होगा उसमें लॉगिन होगा, रजिस्ट्रेशन होगा, चेंज पासवर्ड। उसके बाद इट विल हैव दी सर्च, कार्ट मैनेजमेंट, ऑर्डर एंड पेमेंट्स एंड डिस्पैचेस। तो इतने एक्टिविटीज को हम स्कोप में कंसीडर कर रहे हैं कि इन एक्टिविटीज को हमें इम्प्लीमेंट करना। द फर्स्ट स्टेप दी, सबसे पहला स्टेप क्या है, सो यूज केस बनाओ, फिर क्लास डायग्राम, फिर उसके बाद आपको क्या मिल जाएंगे, मॉडल्स मिल जाएंगे नॉर्मलाइजेशन करने के बाद। फिर उन मॉडल्स को आगे वर्कआउट करेंगे। तो यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, सो वी आर गोइंग टू यूज लेयर आर्किटेक्चर। तो अलग अलग लेयर्स क्रिएट करेंगे हम। सो लेयर आर्किटेक्चर यूज करेंगे सो दैट वी कैन रीयूज द कोड, सो कोड को हम यूज कर पाए, सो कोड को सेग्रीगेट, सो टू कीप द कोड सेपरेट एज वेल एज विल यूज। इसके अलावा हम क्या यूज करेंगे, रिपोजिटरी एंड डिपेंडेंसी इंजेक्शन। इसका एडवांटेज क्या है वो आपको ऑलरेडी पता है, तो हमने कवर किया है सेशन के अंदर। इसके अलावा वी आर गोइंग टू यूज असिंक एंड अवेट। इन चीजों को हम क्या करने वाले हैं, यूज करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो हम लेयर्ड आर्किटेक्चर बनाएंगे, फिर रिपोर्टरी डिपेंडेंसी इंजेक्शन पैटर्न को यूज करेंगे, असिंक अवेट को भी यहाँ पर हम क्या करेंगे, यूज। नाउ लेट्स गो स्टेप बाय स्टेप। so लेयर आर्किटेक्चर में विल क्रिएट 3 लेयर्स, बेसिकली मेनी लेयर्स बना सकता है। स्टैंडर्ड प्रोजेक्ट देखोगे तो 4 से 5 लेयर बनता है। हम भी यहाँ पर इनम को यूज करना कर लेंगे, तो इनम को यूज करेंगे तो 4 लेयर हम बना सकते हैं यहाँ। तो पहला जो लेयर है उसको बोलेंगे कोर डोमेन। लोग इसको कुछ नाम देता है, सो आप जो भी नाम देंगे दे सकता है। तो जो पहला लेयर होगा दैट विल बी कोर और डोमेन और एंटिटीज जिसको हम बोलेंगे। एंड दिस विल बी द प्रोजेक्ट, ये प्रोजेक्ट होगा। और ये कौन सा प्रोजेक्ट होगा, सो इट विल बी क्लास लाइब्रेरी टाइप ऑफ प्रोजेक्ट। A class library type of project हो, so core domain entity, so it will be class library type of project, a class library type का प्रोजेक्ट होगा। दूसरा जो है आपके पास विल कॉल इट इंफ्रा, कुछ लोग इसको इंफ्रा बोलता है, कुछ लोग इसको रेपो बोलता है, क्या। सो कुछ लोग इसको वी कैन से डेटा लेयर बोलता है, वट एवर। और कुछ लोग इसको बिजनेस लेयर बोलता है। सो जो भी आपको वर्डिंग यूज करनी है, एक्चुअली हर एक का मीनिंग अलग है, बट राइट नाउ
तो ये जो प्रोजेक्ट है हम इसलिए बना रहे हैं, फ्रेशर लेवल से बना रहे हैं, तो उसके डिटेल में नहीं जाएंगे। तो एक दूसरा प्रोजेक्ट बनेंगे और इट विल बी अ क्लास लाइब्रेरी टाइप ऑफ प्रोजेक्ट। ये भी क्लास लाइब्रेरी टाइप का प्रोजेक्ट होगा। तीसरा जो प्रोजेक्ट हम बनाएंगे दैट विल बी योर वेब, या इसको हम बोलेंगे शेयर। तो शेयर प्रोजेक्ट बना देंगे, या कॉमन बोल सकते हैं उसको, या यूटिलिटी बोल सकते हैं, जो कुछ लोग उसको यूटिलिटी भी बोलता है। ये भी क्या होगा, इट विल बी अगेन क्लास लाइब्रेरी टाइप ऑफ, ये भी क्लास लाइब्रेरी टाइप ऑफ प्रोजेक्ट। नो क्लास लाइब्रेरी टाइप ऑफ प्रोजेक्ट होगा यहाँ पर, ठीक है, यहाँ डाल देंगे। लास्ट वाला प्रोजेक्ट होगा वेब प्रोजेक्ट। वेब प्रोजेक्ट विल बी योर ASP.NET कोड प्रोजेक्ट। सो ASP.NEट कोड का प्रोजेक्ट यहाँ पे बनाएंगे। इसके अलावा वी कैन ऐड विद लेयर, सम बीच में बहुत सारे लेयर ऐड कर सकते हैं, बट राइट नाउ हम इससे ही काम चलाएंगे। तो जो पहला लेयर है कोर और डोमेन और एंटिटीज, सो इट विल कंटेन, इसमें क्या होगा, डोमेन क्लासेस और योर एंटिटी क्लासेस, उसको हम क्या बोलेंगे, एंटिटीज। तो इसमें हम डोमेन क्लासेस से आपके एंटिटी क्लासेस बनाएंगे, do the with database. So here you can do the configuration related with database. So database से related जो भी configuration required है, primary की, foreign की, जो भी relationship है, सब यहाँ पर बनाएंगे इस प्रोजेक्ट के अंदर। Now फिर इंट्रा प्रोजेक्ट में will create context and repositories। तो context and repositories को यहाँ पर हम create करेंगे, and shared project के अंदर will create enums and common utility functions। तो इफ यू नीड, आई डोंट नो इस प्रोजेक्ट में इसकी जरूरत पड़ेगी या नहीं, बट अगर उसकी रिक्वायरमेंट गिरेगी तो यूज दिस enums and common utility functions here। तो वेब प्रोजेक्ट में हम क्या बनाएंगे, इन वेब प्रोजेक्ट विल हैव योर सो वेब ऐप, आपका जो वेब एप्लीकेशन है UI प्लस बैकएंड दोनों यहाँ पर बनाएंगे। सो यहाँ पर हम क्रिएट करेंगे, ठीक है। नाउ व्हाट वी कैन डू इट, तो इसको स्टेप बाय स्टेप हम इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं। तो उसके अलावा एक चीज याद रखनी है, सो कोड कैसे फ्लो होगा या रीयूजेबिलिटी कैसे होगी। तो यूज द कोड प्रोजेक्ट इन इंफ्रा एंड इंफ्रा प्रोजेक्ट इन वेब, एंड विल यूज द शेयर्ड इन ऑल ऑफ देम, शेयर्ड इन सब में यूज करेंगे वेयर इट इज रिक्वायर्ड। तो शेयर प्रोजेक्ट को हम कोर में भी यूज करेंगे, इंफ्रा में भी और वेब में भी, जहां उसकी रिक्वायरमेंट है। लेकिन कोर को हम इंफ्रा में यूज करेंगे, इंफ्रा को वेब में। सो वेब को इंफ्रा में नहीं यूज करेंगे, या इंफ्रा को कोर में नहीं यूज करेंगे। सो इट फॉर्म्स योर बेस फॉर क्लीन आर्किटेक्चर। तो ये बेस बन जाएगा आपके क्लीन आर्किटेक्चर का। सो इट्स नॉट क्लीन आर्किटेक्चर, क्लीन आर्किटेक्चर में और भी चीजें होती हैं, बट एक बेस बन जाएगा क्लीन आर्किटेक्चर का। तो कोर प्रोजेक्ट को हम इंफ्रा में यूज करेंगे, इंफ्रा को वेब में, एंड शेयर्ड प्रोजेक्ट को इन तीनों प्रोजेक्ट के अंदर हम इस्तेमाल करेंगे, यूज करेंगे। हाय, नाउ लेट्स स्टार्ट। तो इसको हम स्टार्ट करेंगे यहाँ पर। तो मैंने नॉर्मलाइजेशन कर रखा है, मेरे पास सारे मॉडल्स हैं, तो मैं डायरेक्टली यहाँ पर उसको इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ। तो आपने भी आपके प्रोजेक्ट का नॉर्मलाइजेशन कर रखा होगा, तो आप भी उसका इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट कर सकते हैं। बट एक बार नॉर्मलाइजेशन का कंफर्मेशन ले लो कि आपका आज नॉर्मलाइजेशन है उसमें चेंजेस है या कुछ है, ठीक है। तो सबसे पहला प्रोजेक्ट यहाँ पर क्या करेंगे सर, सबसे पहला प्रोजेक्ट हम बनाएंगे ब्लैंक सॉल्यूशन। तो ये जो सर्च बॉक्स है, सर्च बॉक्स में आपको ढूंढना है ब्लैंक। तो ब्लैंक ढूंढेंगे तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा सब ब्लैंक सॉल्यूशन। तो ब्लैंक सॉल्यूशन को आप सेलेक्ट करेंगे। तो सबसे पहला स्टेप है कि हम ब्लैंक सॉल्यूशन ऐड करेंगे, और इस सॉल्यूशन के अंदर इन तीनों प्रोजेक्ट्स को हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो इनसे ब्लैंक सॉल्यूशन है, इसको आप जो नाम देना चाहते हैं दे सकते हैं। सो इसको हमने बोल दिया ई शॉप, एंड विल पुट इट इनटू योर फोल्डर। तो आपके फोल्डर में इसको पुट करेंगे। तो यहाँ पे बोलेंगे प्रोजेक्ट, और आज के डेट का फोल्डर बनाएंगे। आप भी डेट वाइज चीजों को मेंटेन करेंगे, या फिर आप आर वाइज भी मेंटेन करो तो बैकअप रहेगा आपका। तो डेट वाइज एक फोल्डर बना रहा हूँ मैं यहाँ पर, सो आज के डेट का, और उसमें ये ब्लैंक सॉल्यूशन हम क्रिएट करेंगे, ठीक है।
तो सॉल्यूशन एक्सप्लोर में जाओगे तो यहाँ पर आपको ब्लैंक सॉल्यूशन मिलेगा। तो ब्लैंक सॉल्यूशन में सबसे पहला प्रोजेक्ट हम ऐड करेंगे। सो फाइल में जाएंगे, न्यू में नहीं जाएंगे, ऐड में जाएंगे। सो फाइल, ऐड और न्यू प्रोजेक्ट। फाइल, ऐड न्यू प्रोजेक्ट हियर। तो फाइल, ऐड न्यू प्रोजेक्ट में सबसे पहला प्रोजेक्ट हम किस टाइप का ऐड करेंगे? क्लास लाइब्रेरी। तो यहाँ पर हम सर्च करेंगे क्लास लाइब्रेरी। तो क्लास लाइब्रेरी टाइप ऑफ प्रोजेक्ट यहाँ पर ऐड करेंगे। तो क्लास लाइब्रेरी फॉर प्रोजेक्ट फॉर क्रिएटिंग क्लास लाइब्रेरी टारगेट डॉट नेट एंड डॉट नेट स्टैंडर्ड। ठीक है। तो इस ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। सो क्लास लाइब्रेरी दैट टारगेट्स डॉट नेट और डॉट नेट स्टैंडर्ड, ये नहीं करना है। बाकी जो चीज है ये वीबी वाला है, और दूसरा भी क्लास लाइब्रेरी मिलेगा डॉट नेट फ्रेमवर्क वाला, वो नहीं करना। तो क्लास लाइब्रेरी, सो डॉट नेट और डॉट नेट स्टैंडर्ड। डॉट नेट स्टैंडर्ड मतलब इसको, इस क्लास लाइब्रेरी को आप डॉट नेट फ्रेमवर्क में भी यूज कर सकते हैं, डॉट नेट कोर में भी, मोनो डॉट नेट में भी और जैमलिन डॉट नेट। तो यहाँ पर इसको हम नेक्स्ट बोलेंगे। यानी शिवाड़ ये भी रिकॉर्ड हो जाएगा, आपका नाम भी रिकॉर्ड हो गया। तो ये है। तो ऐसी जगह बैठो जहां से नेटवर्क मिलेगा आपको, या फिर गिव मी मिनट। तो यहाँ पर हम क्लास लाइब्रेरी टाइप ऑफ प्रोजेक्ट बनाएंगे जिसको हम बोलेंगे कोर, या एंटिटीज बोल दो। अगर आप एंटिटीज बोल दो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोर बोल दो, जो बोलना है। तो कोर हियर। सो विल से नेक्स्ट डॉट नेट लॉन्ग टर्म सपोर्ट 8.0 यहाँ पर हम ले रहे हैं। नेक्स्ट, एक क्लास लाइब्रेरी टाइप ऑफ प्रोजेक्ट ऐड हो जाएगा आपके सॉल्यूशन में। तो यहाँ पर एक दूसरा प्रोजेक्ट ऐड करेंगे हम, फिर से ऐड न्यू प्रोजेक्ट, एक नया प्रोजेक्ट ऐड करेंगे क्लास लाइब्रेरी टाइप ऑफ प्रोजेक्ट, उसको हम क्या बोल देंगे? इंफ्रा। तो इसे डॉट नेट 8.0 ना, वापस एक क्लास लाइब्रेरी टाइप प्रोजेक्ट ऐड करेंगे, उसको हम बोल देंगे शेयर। और यहाँ पर फिर से नेक्स्ट, और यहाँ पर फिर से डॉट नेट 8.0, एक नया क्लास लाइब्रेरी टाइप ऑफ प्रोजेक्ट ऐड हो गया। सो वी गॉट 3 प्रोजेक्ट्स हियर। Now let's add a web project now. So let's add new project, और new project में बोलेंगे ASP.NET Web Application नहीं, ASP.NET Core Web Application, Model View Controller नहीं, ASP.NET Core MT Application। तो इसको हम बोल देंगे something called web। तो let's say 8.0। ये सारे प्रोजेक्ट यहाँ पर ऐड हो गए। तो आपको अभी रेफरेंसेस ऐड करनी है। तो मैंने क्या बोला कि शेयर्ड प्रोजेक्ट तीनों प्रोजेक्ट में यूज होगा। तो शेयर्ड प्रोजेक्ट का रेफरेंस कोर में मुझे ऐड करना है। तो कैसे ऐड करेंगे? कोर पर राइट क्लिक करेंगे, विल से ऐड एंड विल से रेफरेंस, प्रोजेक्ट रेफरेंस। ऐड प्रोजेक्ट रेफरेंस क्रिएट करने के बाद यहाँ पर आपको प्रोजेक्ट का रेफरेंस मिलेगा। शेयर सेलेक्ट करेंगे। तो कोर में हम शेयर का रेफरेंस ऐड करना है। इंफ्रा में भी हम शेयर का रेफरेंस ऐड करेंगे। राइट क्लिक ऑन द इंफ्रा, विल से ऐड एंड विल से प्रोजेक्ट रेफरेंस एंड विल से शेयर। तो इंफ्रा में भी शेयर का रेफरेंस ऐड हो जाएगा। नाउ वेब में भी हम शेयर्ड का रेफरेंस ऐड करेंगे। राइट क्लिक ऑन द वेब प्रोजेक्ट एंड विल से ऐड प्रोजेक्ट रेफरेंस एंड विल से शेयर्ड। ठीक है।
ना यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है, सो क्रिएट दी अदर रेफरेंसेस। सो कोर का रेफरेंस किसमें ऐड करेंगे, इंफ्रा में, इंफ्रा का वेब में। तो इंफ्रा में राइट क्लिक करेंगे, विल से ऐड अ प्रोजेक्ट रेफरेंस एंड इन अ प्रोजेक्ट रेफरेंस विल सेलेक्ट द कोर। तो इंफ्रा में दो रेफरेंसेस आ गए, शेड एंड द कोर। नाउ इंफ्रा का रेफरेंस हम कहाँ पर ऐड करेंगे, वेब में। सो से ऐड एंड विल से प्रोजेक्ट रेफरेंस एंड ये विल से इंफ्रा। तो इंफ्रा एंड शेड कहाँ पर ऐड कर देंगे, सो वेब के अंदर। ठीक है। Now next layer में, so before going to next step, तो यहाँ पर कुछ एडिशन करेंगे। तो इसके अलावा so we'll also use the DTO, हम DTOs को यूज करेंगे एंड ए जेनरिक रिपॉजिटरी। तो इसको भी हम ऐड कर देंगे प्रोजेक्ट के अंदर। सो DTOs एंड जेनरिक रिपॉजिटरीज। तो फर्स्ट प्रोजेक्ट में जाएंगे, विल क्रिएट द क्लासेस, एंटिटी क्लासेस। तो जितने भी एंटिटी क्लासेस है उसको फर्स्ट प्रोजेक्ट में क्रिएट करेंगे। तो मैं चाहता हूँ कि सबसे पहले स्टोर क्लास बने। तो यहाँ पर स्टोर नाम का एक क्लास हम क्रिएट कर रहे हैं कोर के अंदर। और स्टोर क्लास में कुछ प्रॉपर्टीज क्रिएट करेंगे। तो सेकंड 64 स्टोर आईडी। आप चाहे तो कन्वेंशन को फॉलो कर सकते हैं या फिर यू कैन ओवरराइट द कन्वेंशन। तो फिलहाल मैं कन्वेंशन को फॉलो कर रहा हूँ। यहाँ पर स्टोर नेम एंड एड्रेस, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, वेबसाइट। ठीक है। तो स्टोर हमने यहाँ पर बना दी। नाउ स्टोर के अलावा आई वांट मेन कैटेगरी। तो एक और क्लास हम बनाएंगे मेन कैटेगरी वाला। तो मेन कैटेगरी के अंदर तो यहाँ पर बोलेंगे सो पब्लिक क्लास मेन कैटेगरी। सो प्रॉप इन 64 मेन कैटेगरी आईटी। मेन कैटेगरी नहीं। सो एक मेन कैटेगरी बना देंगे जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स। तो इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर सब कैटेगरीज, और क्लोथ, क्लोथ के अंदर वापस सब कैटेगरी। इस तरह तो एक मेन कैटेगरी बना दिया। तो इसमें हमने एक सब कैटेगरी बना देंगे प्रोडक्ट के लिए, टू डिवाइड और क्लासिफाई दी प्रोडक्ट्स होता है। तो इसमें हम बोल देंगे समथिंग कॉल्ड सब कैटेगरी। यहाँ पर हम बोल देंगे पब्लिक एंड यहाँ पर बोल देंगे समथिंग कॉल्ड ड्राफ्ट इन 64 सब कैटेगरी आईडी। तो सब कैटेगरी नेम। ना इसमें मैं चाहता हूँ कि कैटेगरी आईडी, सॉरी मेन कैटेगरी आईडी क्या हो, वारंटी। तो इसको हम क्या बोल देंगे, वर्चुअल मेन कैटेगरी आईडी, सॉरी मेन कैटेगरी और मेन कैटेगरी। और इसमें हम फॉरेन की बना देंगे। कैसे बनाएंगे, यहाँ पर इन 64 सो से मेन कैटेगरी आईडी। सो कन्वेंशंस को हम फॉलो कर रहा है ना। यहाँ पर बार बार ग्रीन अंडरलाइन आ रहा है, वो क्या है, नल चेक है। सो नल चेक अगर आपको डिसेबल करना है तो क्या करना है, सो प्रोजेक्ट पर राइट क्लिक करना है, एडिट प्रोजेक्ट फाइल। और एडिट प्रोजेक्ट फाइल में यहाँ पर नलेबल अनेबल है, उसको हम क्या कर देंगे, डिसेबल। तो ये ग्रीन अंडरलाइन से यहाँ से गायब हो जाएगी। वाइस वर्सा हम नेविगेशन प्रॉपर्टीज यूज करने वाले हैं, तो उसकी वजह से वर्चुअल प्रॉपर्टीज ना आ रहा है। तो वाइस वर्सा यहाँ पर हम क्या बोलेंगे, वर्चुअल लिस्ट ऑफ सब कैटेगरी। और यहाँ पर क्या बोलेंगे, सब कैटेगरीज। नाउ नेक्स्ट जो क्लास हम बनाएंगे कोर में, वो सब बनाएंगे प्रोडक्ट। और प्रोडक्ट क्लास के अंदर यहाँ पर हम क्या बोलेंगे,
प्रोडक्ट आईडी, प्रोडक्ट नेम, एमएफजी नेम, प्राइस, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन। इसमें बाद में हम और फील्ड ऐड करेंगे, फिलहाल तो एक और फील्ड डाल देंगे यहाँ पर, सबके टैग आईडी। स्पेलिंग मिस्टेक का आपको ध्यान रखना है, फ्रेशर की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, तो स्पेलिंग मिस्टेक या फिर चीजों को ध्यान से रीड करना। तो वाइस वर्सा क्या होगा, तो सबकी कैटेगरी के अंदर एक वर्चुअल प्रॉपर्टी बनाएंगे, किसके लिए, प्रोडक्ट के लिस्ट के लिए। सो लिस्ट का प्रोडक्ट या से प्रोडक्ट्स, ठीक है ना। इसके अलावा नेक्स्ट क्लास हम बना देंगे प्रोडक्ट्स के अलावा से यूजर। तो यूजर के लिए यहाँ पर बोलेंगे पब्लिक एंड से इन 64, सो यूजर आईडी। स्ट्रिंग यहाँ पर बोलेंगे सो फर्स्ट नेम, स्ट्रिंग लास्ट नेम, स्ट्रिंग एड्रेस, ईमेल आईडी, स्ट्रिंग मोबाइल। उसके अलावा स्ट्रिंग फर्स्ट नेम लास्ट नेम ईमेल आईडी मोबाइल नंबर। आप चाहे तो इसमें ऑक्यूपेशन आप जेंडर डाल सकते हैं। तो जेंडर के लिए मैं यहाँ पर एक इनम बना रहा हूँ, I'll create the enum in a shared folder, shared project। तो जितने भी enums है उसको हम shared folder में बनाएंगे, because enum supposed to be shared across all the projects। एक जेंडर नाम का enum क्रिएट करना है, तो इसको हम बोल देंगे समथिंग का enum। और यहाँ पर सर बोल दें मेल 1, फीमेल 2, अदर 3, ठीक है। तो ये जो जेंडर इनम है यहाँ पर यूज करेंगे हम यूजर के अंदर। तो यूजर में एक जेंडर इनम नाम की एक प्रॉपर्टी बनाएंगे, सो जेंडर इनम, ठीक है। चल, तो इसके अलावा सो यूजर और स्टोर दोनों के अंदर भी हमें एक प्रॉपर्टी लगेगी पासवर्ड, दैट आई फॉरगॉट, सो सॉरी फॉर दैट। सो ऐड इट इनटू स्टोर, तो स्टोर के अंदर भी इसको हम ऐड करेंगे इस प्रॉपर्टी को। तो विल ऐड दिस प्रॉपर्टी हियर इन स्टोर आल्सो, पासवर्ड लॉगिन के लिए लगेगा, एंड ईमेल आईडी और पासवर्ड को यूज करके हम लॉगिन क्रिएट करेंगे, ठीक है। नाउ और भी क्लासेस हमें लगेगी, जिससे कुरियर एजेंसी, डिस्पैच एजेंसी। तो एक और क्लास ऐड कर दिया हमने कोर में, डिस्पैच एजेंसी, और ये सारी क्लासेस पब्लिक होनी चाहिए, तो ये वो दूसरे प्रोजेक्ट में एक्सेस होगी, इंटरनल रहेगी तो सेम प्रोजेक्ट के अंदर एक्सेस होगी। तो जितनी भी क्लासेस हम बनाएंगे मैक्सिमम क्लासेस हम पब्लिक रखेंगे। डिस्पैच एजेंसी आईडी, सो एजेंसी नेम, एड्रेस, ईमेल आईडी, कॉन्टैक्ट नंबर, कॉन्टैक्ट पर्सन नेम। ना इसके अलावा वी नीड ऑर्डर, सो ऑर्डर क्लास लगेगा हमें। ऑर्डर को हम डिकम्पोजिशन करेंगे, क्योंकि ऑर्डर स्प्लिट करना पड़ेगा दो में। तो नॉर्मलाइजेशन के सेशन में देखा हमने डिकम्पोजिशन कैसे करना है। तो से इन 64 ऑर्डर आईडी, तो से ऑर्डर डी, इन 64 यूजर आईडी, कौन से यूजर का ऑर्डर है, इट पे,
जब पेमेंट मोड के लिए भी एक इनम ले लेंगे हम, तो एक और इनम ऐड कर रहे हैं शेयर फोल्डर के अंदर पेमेंट मोड के लिए। तो यहाँ पर हम बोलेंगे सो पेमेंट मोड इनम, नॉट नेसेसरी, आप चाहे तो टेबल भी बना सकते हैं इसके लिए। और अगर कोई स्पेलिंग मिस्टेक हो जाती है तो उसको अर्ली स्टेज में ही करेक्ट करो, बाद में थोड़ा एफर्ट ज्यादा लगेगा करेक्शन में। तो यहाँ पर हम बोल रहे कैश ऑन डिलीवरी, सो विल से यूपीआई, कार्ड, नेट बैंकिंग, वॉलेट, जो भी ऑप्शन डाल दें यहाँ पर आपको ऑप्शन डाल सकते। तो ऑर्डर टेबल में हमने क्या क्या लिया, सो ऑर्डर आईडी, ऑर्डर डेट, यूजर आईडी, इज पेड, इतना ही। ऑर्डर स्टेटस भी डालना है तो डाल सकते हैं कि ऑर्डर डिस्पैच हो गया नहीं हो गया, बट मुझे आपको एक क्वेरी बतानी है अलग से, तो उसके लिए मैं स्टेटस नहीं डालूंगा। ठीक है। तो ऑर्डर डिटेल होता है, सो तो ऑर्डर डिटेल या ये सेकंड टेबल बनाए। ऑर्डर टेबल को स्प्लिट करने के बाद, कल मैंने बताया था कैसे स्प्लिट करना। तो इंट 64, सो ऑर्डर रीड आईडी, यहाँ पर क्या बोलेंगे, सो ऑर्डर आईडी इंट 64, प्रोडक्ट आईडी, इंटीजर क्वांटिटी, डेसिमल प्राइस है। ठीक है। सर और क्या लगेगा हमें इसमें, इतना काफी है। ठीक है। और फॉरेन की ऑर्डर आईडी की, तो इसमें वर्चुअल प्रॉपर्टी लगेगी किसका, ऑर्डर का। और वाइस वर्सा हम क्या करेंगे, लिस्ट ऑफ ऑर्डर डिटेल कहाँ बनाएंगे, ऑर्डर के अंदर। तो वर्चुअल लिस्ट ऑफ ऑर्डर डिटेल, सो से ऑर्डर से नाउ यहाँ पर एक क्लास बनाएंगे। इस क्लास में विल से ऑर्डर पेमेंट, तो पब्लिक ऑर्डर पेमेंट आईडी, so in 64, so order payment ID, so I'll say date time, payment date, so in 64 order ID, कौन सा ऑर्डर का पेमेंट है। ऑर्डर आईडी है मतलब उसका वर्चुअल प्रॉपर्टी भी रहेगा यहाँ पर फॉरेन की क्रिएट करने के लिए। डेसिमल क्या बोलेंगे, अमाउंट। और यहाँ पर हम इनम बनाएंगे किसका, पेमेंट मोड इनम, सो से पेमेंट मोड ही। और कोई आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन डालनी है तो डाल सकता है रिंग मार्क ना। इसके अलावा ऑर्डर डिस्पैच करने के लिए भी क्लास ऐड करेंगे, ऑर्डर डिस्पैच। So I'll say public here and we'll say int64 order dispatch ID and date time dispatch date, date time expected reach date, कब तक पहुंचेगी, तो डॉकेट नंबर और कुरियर नंबर। और क्या लगेगा, कौन सी ऑर्डर, सो कौन सी ऑर्डर कैसे आइडेंटिफाई होगा, ऑर्डर आईडी से, तो वर्चुअल ऑर्डर ऑर्डर। और कौन से एजेंसी से भेजा है वो कैसे आइडेंटिफाई होगा, डिस्पैच एजेंसी आईडी। यहाँ पर हम एक वर्चुअल प्रॉब्लम बना देंगे, इसको डिस्पैच एजेंसी,
नाउ वाइस वर्सा आपको क्या करना पड़ेगा, तो वर्चुअल प्रॉपर्टीज क्रिएट करने पड़ेंगे ऑर्डर के अंदर। तो ऑर्डर के अंदर दो वर्चुअल प्रॉपर्टीज रह गए। पहला एक रह गया कौन सा, तो लिस्ट ऑफ ऑर्डर पेंडिंग, उसमें भी ऑर्डर आईडी क्या है, फॉरेन की है। और वर्चुअल लिस्ट ऑफ डिस्पैच, ऑर्डर डिस्पैच। और डिस्पैच एजेंसी में वाइस वर्सा हम क्या लेंगे, इसका भी फॉरेन की है, कहाँ पर, ऑर्डर डिस्पैच के अंदर। तो यहाँ पर बोलेंगे लिस्ट नाउ टू स्टार्ट विथ इतने टेबल्स काफी है हमारे लिए, सो कुछ और भी हम एडिशन करेंगे इसमें लेटर ऑन व्हेन वी इम्प्लीमेंट। तो फिलहाल इसको मैं रीबिल्ड कर रहा हूँ प्रोजेक्ट को टू चेक वेदर देयर इज एनी सिंटैक्स एरर और कुछ है तो सक्सीडेड, कोई एरर नहीं है, फाइन। सो व्हाट वी डिड, सो फर्स्ट टाइम हमने कंप्लीट कर लिया, सो वी हैव क्रिएटेड द एंटिटी क्लासेस। नाउ सेकंड स्टेप विल गो टू infra and will create the context। पर कॉन्टेक्स्ट के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ईएफ कोर इंस्टॉल करना पड़ेगा। और ईएफ कोर की जो पैकेजेस है वो कौन से प्रोजेक्ट में इंस्टॉल करेंगे, उसी प्रोजेक्ट में इंस्टॉल करेंगे जहां पर आप कॉन्टेक्स्ट बनाते हो। कॉन्टेक्स्ट क्लास जिस प्रोजेक्ट में रहेगा वहीं पर आपको ईएफ कोर की पैकेजेस रिक्वायर्ड है। तो यहाँ पर अब इंफ्रा प्रोजेक्ट में जाएंगे और ईएफ कोर की पैकेजेस को हम ऐड करेंगे। सो इसे मैनेज न्यूगेट पैकेजेस, यहाँ पर बोलेंगे ब्राउज, ब्राउज में बोलेंगे ईएफ कोड, ईएफ कोड को हम सिलेक्ट करेंगे यहाँ पर entity framework core, and this time we are going to use 8.0.23। और यहाँ पर entity framework core relational, तो यहाँ पर आपको क्या मिलेगा 8.0.23। और सीको सर्वर हम यूज कर रहे हैं, तो सीको सर्वर डिजाइन पैकेज भी लगेगा, बट कब लगेगा मैं बता दूंगा। तो अभी फिलहाल एंटिटी फ्रेमवर्क का काम कंप्लीट कर लेंगे सीको सर्वर ना। उसके अलावा वी नीड टूल्स पैकेज। तो टूल्स हो गया, इक्वल सर्वर हो गया, रिलेशनल और ईएफ को ना। इसके अलावा वी नीड अ प्रॉक्सी, बिकॉज हम नेविगेशन प्रॉपर्टी यूज करने वाले हैं। लेट्स सर्च फॉर द प्रॉक्सीज, सो माइक्रोसॉफ्ट डॉट डॉट प्रॉक्सीज। क्योंकि प्रॉक्सीज पैकेज के बगैर नेविगेशन प्रॉपर्टीज काम नहीं करेगी, ठीक है। तो यहाँ पर हमने इसको इंस्टॉल किया। सो नेक्स्ट स्टेप में हम क्या बनाएंगे, कॉन्टेक्स्ट। तो ये जो इंफ्रा प्रोजेक्ट है, सो इसमें ये जो क्लास ऐड किया है इसको रीनेम करके हम कॉन्टेक्स्ट बना देंगे। इसको बोल देंगे समथिंग कॉल्ड शॉप कॉन्टेक्स्ट और स्टोर कॉन्टेक्स्ट, जो भी नाम लेना आप जिस आपके प्रोजेक्ट के रिक्वायरमेंट के हिसाब से। इसको हम फिर से इनहेरिट करेंगे डीबी कॉन्टेक्स्ट। और डीबी कॉन्टेक्स्ट के लिए आपको कौन सा नेमस्पेस लगेगा, ये को इसमें क्या बनाएंगे, कंस्ट्रक्टर बनाएंगे शॉप कॉन्टेक्स्ट। सो डीबी कॉन्टेक्स्ट ऑप्शंस, और इसमें भी शॉप कॉन्टेक्स्ट का पैरामीटर पास करेंगे, ऑप्शंस पास करेंगे। फिर यहाँ पर हम डीबी सेट टाइप ऑफ प्रॉपर्टी बनाएंगे किसके लिए, सो हर एक क्लास की स्टोर। तो सब इस क्लास का रेफरेंस ऑटोमेटिकली आ जाएगा क्योंकि हमने प्रोजेक्ट का रेफरेंस ऑलरेडी ऐड कर रखा है यूजिंग कोर, कोर नेम स्पेस के अंदर है वो। डीबी सेट यूजर, यहाँ पर लेंगे यूजर्स।
डिविड सेट मेन कैटेगरी, यहाँ पर क्या बोलेंगे, सो मेन कैटेगरी। तो डिविड सेट सब कैटेगरी, यहाँ पर क्या बोलेंगे, सब कैटेगरी। तो डिविड सेट यहाँ पर हमने बोल दिया प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट्स, डिविड सेट प्रोडक्ट्स के अलावा आपके पास क्या है, ऑर्डर। सो ऑर्डर्स, ऑर्डर्स के अलावा डिस्पैच एजेंसी। नाउ डिविड सेट डिस्पैच एजेंसी के अलावा ऑर्डर डिटेल। तो ऑर्डर डिटेल्स, ऑर्डर डिटेल्स के अलावा ऑर्डर पेमेंट, ऑर्डर पेमेंट्स, ऑर्डर पेमेंट्स के अलावा और क्या है, सर से ऑर्डर डिस्पैचेस। ओके, सो शायद इतने ही मॉडल क्लासेस एंट्री क्लासेस हमारे पास है। नाउ सीडिंग भी करेंगे इसमें, अभी सीडिंग कर लेंगे। सीडिंग के लिए आपको क्या करना है, प्रोटेक्टेड ओवरराइड ऑन मॉडल क्रिएटिंग, इसको हटा देंगे। सो मॉडल बिल्डर डॉट एंटिटी, सबसे पहले स्टोर सीड कर लेंगे। स्टोर को हम रजिस्टर नहीं करने वाले हैं, एज डेटा। सो एज डेटा में यहाँ पर बोलेंगे न्यू स्टोर, न्यू स्टोर में यहाँ पर बोल देंगे स्टोर आइटम, स्टोर न्यू एड्रेस, ईमेल आईडी सपोर्ट, मोबाइल नंबर, तो पासवर्ड, सो रेडी सीडी इनपुट कर लेता है। वेबसाइट के बारे स्टोर के अलावा विल ऐड मेन कैटेगरीज, आज डेटा। तो मेन कैटेगरी में बोल दिया, मेन कैटेगरी आईडी 1, मेन कैटेगरी नेम, सपोज यहाँ पर हमने बोल दिया इलेक्ट्रॉनिक्स। तो दूसरा ऐड किया name। और कुछ कैटेगरीज ऐड करते हैं यहाँ पर। फिर से मेन कैटेगरी आईडी 2, फिर से सपोज क्लोथ्स, मेन कैटेगरी आईडी 3 सपोज, एंड दिस इज सपोज, और मेन कैटेगरी आईडी सपोज 4। ये काफी इतना, बाकी मैं ऐड कर लेंगे ना। इसी की तरह से बस कुछ सब कैटेगरी ऐड कर लेता है। तो सब कैटेगरी आईडी 1, मेन कैटेगरी आईडी 1,
सबके डायरी नेम सपोज करती हो जाए। तो सबकी डायरी आईडी 2, मेन की डायरी आईडी 1, तो होम अप्लायंसेस काफी है, बाकी हम क्रिएट कर लेंगे। ओके, सो इतना हम सेटिंग करना है। नेक्स्ट स्टेप में, सो व्हाट वी नीड टू डू, वी नीड टू रजिस्टर दिस कॉन्टेक्स्ट, क्योंकि माइग्रेशन करना है। तो इस कॉन्टेक्स्ट को हमें रजिस्टर करना पड़ेगा आईओसी के साथ। सो आईओसी के साथ रजिस्ट्रेशन कहाँ पर होगा? वेब प्रोजेक्ट के अंदर। तो वेब प्रोजेक्ट में पहले तो कनेक्शन स्ट्रिंग क्रिएट कर लेंगे। ना कनेक्शन स्ट्रिंग में बोलेंगे एसकॉन विल से सर्वर। तो सर्वर का नेम कॉपी कर रहा हूं मैं। तो उसके लिए SQL सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो स्टार्ट किया। सो डेटाबेस इक्वल टू eShop DB 26, ट्रस्टेड कनेक्शन इक्वल टू ट्रू, ट्रस्ट सर्वर सर्टिफिकेट इक्वल टू ट्रू। जस्ट कॉपी दिस। नाउ रजिस्टर द आईओसी। तो यहाँ पर हम आईओसी को रजिस्टर कर देंगे, किसको? कॉन्टेक्स्ट को। तो बिल्डर डॉट सर्विसेज डॉट ऐड कंट्रोलर्स विद व्यूज पहले हम रजिस्टर कर देंगे। तो बिल्डर डॉट सर्विसेज डॉट ऐड डीबी कॉन्टेक्स्ट पूल। कौन सा डीबी कॉन्टेक्स्ट है यहाँ पर? ई शॉप कॉन्टेक्स्ट। ई शॉप कॉन्टेक्स्ट के लिए, तो शॉप कॉन्टेक्स्ट है कॉन्टेक्स्ट का नेम। इसके लिए कौन सा नेम स्पेस चाहिए? यूजिंग इंट्रा। देखो, आप फ्रेशर और एक गड़बड़ करता है। अभी ये ई शॉप कॉन्टेक्स्ट मैंने टाइप किया, इस नाम का कोई क्लास, कोई प्रॉपर्टी, कोई मेथड, कोई इंटरफेस प्रोजेक्ट में नहीं है। तो यहाँ पर कंट्रोल डॉट दबा देता है और बहुत बात क्या कर देता है, इसको जनरेट क्लास विद अ न्यू फाइल या रिजॉल्व कहीं पर क्लिक कर देता है। ऐसे ऐसे क्लिक नहीं करना। अगर ऐसे क्लिक करोगे तो खुद से एक नया क्लास बना देगा, नए प्रॉपर्टीज क्रिएट करेगा, सारे प्रोजेक्ट में एरर आएगी। तो आपको नेम स्पेस नहीं मिल रहा है, उसका मतलब क्या है कि आपने गलत स्पेलिंग टाइप किया है, कुछ गड़बड़ कर रहा है। तो अगर आपने सारी चीजें सही की है तो यहाँ पर नेम स्पेस का नेम आ जाएगा, उसको रिसॉल्व नहीं करना। या एरर्स आए तो भी उसको ऑटोमेटिक रिसॉल्व नहीं करना। ऑटोमेटिक रिसॉल्व करोगे तो क्या होगा? सो वो खुद से बहुत सारी चीजें जनरेट कर देगा अनवांटेड, और फिर वापस बहुत सारी एरर्स आएगी। यूजिंग इंट्रा। तो अभी यहाँ पर क्या बोलेंगे? ओपीटी, ओपीटी डॉट यूज SQL सर्वर। और किसी भी कोड को या चीज को काम खत्म करना है बोल के नहीं करना है, उसको समझना है। अगर नहीं आ रहा है आपको तो किसी को पूछो, हेल्प लो। ठीक है? और कोड कॉपी करके एआई टूल्स में मत पेस्ट करो और वहां से सॉल्यूशन मत लो। ठीक है? आपके बाजू में हो सकता है कोई कर रहा है, उसका देख के आप मत करो। नेवर, बिकॉज आप लर्निंग मोड में हो। तो मैंने किया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मैं इम्प्लीमेंटेशन मोड में हूँ। क्योंकि मैं ये सारी चीजें लर्न कर चुका हूँ, मुझे सीखना नहीं है, मुझे काम खत्म करना। आपको सीखना है। अगर आप मेरा टेक्निक फॉलो करोगे तो आप सीखोगे कब? तो कोई भी एआई टूल नहीं यूज करना, और एआई टूल उसके हिसाब से कोड जनरेट करके देगा। वो आपके प्रोजेक्ट में आप टेस्ट कर दोगे, चल भी जाएगा, नहीं भी चलेगा, और चल भी गया तो ऐसा कोड जनरेट करके देगा। बहुत बार ऐसे होगा कि वो कोड आपको पता ही नहीं है। मतलब आप उसको बोलोगे मुझे कार्ड मैनेज करना है, मुझे कार्ड का कोड चाहिए, ऐसा ऐसा हो रहा है। तो हो सकता है वो रिएक्ट का कोड जनरेट करके दे, पर वो तो टेक्नोलॉजी आप यूज ही नहीं कर रहा, तो गड़बड़ हो जाएगी। तो उससे बचना है और ध्यान रखना है कि ये क्या है। हमेशा ध्यान रखना है कि आप लर्निंग मोड में हो। तो लर्निंग मोड में हो तो आपको चीजें सीखनी है। ठीक है? और इसके पहले भी मैंने दो नहीं तीन चार बार बताया आपको। अभी जो जॉब वैकेंसीज आ रही है बहुत जगह फ्रेशर की, उसमें नीचे लिख के आता है, सो वी नीड अ डेवलपर हु डू नॉट यूज एनी एआई टूल। और वो लिख के आया और उस कंपनी में आप सेलेक्ट हो गए,
उस जॉब डिस्क्रिप्शन के साथ। और जिस दिन कंपनी ने देखा कि आप एआई टूल लिख रहे हो, उसी दिन कंपनी आपको निकाल दी, उसी दिन, इमीडिएट, क्योंकि उनकी पॉलिसीज है वो। और प्यार से निकाल देंगे तो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, प्यार से निकाल देंगे। ऐसे प्यार से ही निकालता है आईटी कंपनी। बट अगर कुछ गड़बड़ हो गई, तो 2 साल आपने काम किया किसी कंपनी में और ऐसे कुछ गड़बड़ कर दी, तो बाद में आपको निकाल देंगे। और जब वेरिफिकेशन आता है, जब भी आप कहीं से जॉब छोड़ के जाते हैं, तो आपका 3 से 4 कंपनी में वेरिफिकेशन होता है। मतलब नेक्स्ट कंपनी में जाओगे, वो कंपनी पुरानी कंपनी को वेरिफिकेशन के लिए डिटेल्स भेजती है कि ये जो बंदा है, ये हमारे पास ज्वाइन कर रहा है और आपके पहले यहाँ पर काम को था, तो उसकी मुझे पूरी डिटेल्स चाहिए। तो पुरानी कंपनी में उधर लिख गया ना, बिहेवियरल मिसकंडक्ट, बिहेवियरल प्रॉब्लम है, ये रूल्स रेगुलेशन को फॉलो नहीं करता, गया, आपका सिलेक्शन कभी नहीं होगा। आप परेशान होते रहोगे, आपको पता भी नहीं चलेगा कि क्यों सिलेक्शन हो नहीं रुका है आपका। अनटिल अनटिल वो सामने वाली कंपनी में कोई आपका फ्रेंड वगैरह है, कोई रिलेटिव है, तो फिर वो एचआर को जाके पर्सनली मिल के बताएगा। अदरवाइज पता भी नहीं चलेगा कि क्यों रिजेक्ट हो। और वो रिएक्शन कब आता है मालूम है? ज्वाइनिंग के बाद। कंपनी आपको ज्वाइन कर लेती है, क्योंकि वेरिफिकेशन प्रोसेस को बहुत बार टाइम लगता है। फिर बाद में 1 डेढ़ महीने के बाद आपको भगा देते, बोलते आपका वेरिफिकेशन नहीं हुआ। मुश्किल हो जाती है। तो कभी ऐसे मत समझो कि यहाँ से मैं निकल रहा हूँ तो मेरा काम खत्म हो गया, क्योंकि आपका एक्सपीरियंस 12 साल होने तक पहले कंपनी में वेरिफिकेशन आती ही आती है। बस कंपनी ने बोल दिया ना, इस बंदे का बिहेवियर अच्छा नहीं है, ये ठीक से काम नहीं करता है, खत्म। और 10 12 साल के बाद मतलब आपको 20 22 लाख का पैकेज मिल रहा था, रुक जाएगा, बड़ा नुकसान। छोटे चीज को बचाने के चक्कर में। इसलिए एफर्ट लगा कि काम करो पहले कंपनी में, जहां पर भी काम करोगे, और ज्यादा से ज्यादा चीजें सीखो, जितने सीख सकते हैं उतने। सो बिल्डर डॉट सर्विसेज डॉट एड इन कॉन्टेक्स्ट पूल। सो यहाँ पर कनेक्शन स्ट्रिंग को हम पास कर देंगे। सो ओपीटी डॉट यूज सीको सर्वर, तो यहाँ पर हम यूज सीको सर्वर में क्या पास करेंगे? कनेक्शन स्ट्रिंग का नेम। और यहाँ पर ऐप डॉट मैप डिफॉल्ट कंट्रोल राउट। ठीक है, सो मैप डिफॉल्ट कंट्रोल राउट। अच्छा, तो इसको हम बिल्ड करेंगे वेब को, कोई एरर है क्या चेक करने के लिए। तो जब आप वेब को बिल्ड करेंगे तो कौन कौन से प्रोजेक्ट बिल्ड हो गए, यहाँ पर देखो 4 सक्सीडेड आ रहा है। तो वेब में जितने प्रोजेक्ट के रेफरेंसेस सब बिल्ड हो जाएंगे, कोर भी बिल्ड हो जाएगा, इंफ्रा भी बिल्ड हो जाएगा, शेड भी बिल्ड हो जाएगा। हो सकता है यहाँ पर कोई एरर आए, वो कोर में हो, इंफ्रा में हो, दूसरे प्रोजेक्ट में भी हो, उसको रिसॉल्व करते नहीं बैठना है, कोड ऑटो जनरेट नहीं करना। यहाँ पर इसको हमने बिल्ड कर दिया, तो बिल्ड करने के बाद कोई एरर नहीं दिख रही है, तो हम क्या कर सकते हैं? माइग्रेशन। तो अभी यहाँ पर लिखिए एड डैश माइग्रेशन इन इट। सो फर्स्ट क्या माइग्रेशन होगी? होगी या नहीं होगी? नहीं। तो माइग्रेशन करने के लिए यहाँ पर अभी आप लेयर्ड आर्किटेक्चर यूज कर रहे हैं, लेयर्स बना दिए आपने अलग। लेयर्ड आर्किटेक्चर में 2 रूल्स है माइग्रेशन के लिए। पहला तो रूल क्या है? सो ये तो बेसिक रूल है, ये सब जगह अप्लाई होगा। सो यू कैन अप्लाई द माइग्रेशन कमांड ओनली इन दैट प्रोजेक्ट वेयर देयर इज कॉन्टेक्स्ट। जिस प्रोजेक्ट के अंदर कॉन्टेक्स्ट है, उसी प्रोजेक्ट के अंदर आपको माइग्रेशन अप्लाई करना है। तो अभी ये जो माइग्रेशन कमांड है, कौन से प्रोजेक्ट में अप्लाई हो रही है? कोर के अंदर। कोर के अंदर आपका कॉन्टेक्स्ट क्लास है नहीं, ठीक है। तो आप किसको सिलेक्ट करोगे? इंफ्रा।
तो जिस प्रोजेक्ट के अंदर कॉन्टेक्स्ट क्लास है उस प्रोजेक्ट को यहाँ पर सिलेक्ट करना, फिर वापस माइग्रेशन ट्राई करेंगे, फिर ऐड माइग्रेशन, तो अभी भी आपको एक एरर आ रही है। तो इसमें दूसरा रूल क्या है, तो दूसरा रूल जो है, तो जहां पर आपने कॉन्टेक्स्ट को रजिस्टर किया, जिस प्रोजेक्ट के अंदर आपने कॉन्टेक्स्ट को रजिस्टर किया, दैट प्रोजेक्ट शुड बी स्टार्टअप प्रोजेक्ट। तो भी मल्टीपल प्रोजेक्ट है आपके सॉल्यूशन में, तो जब आप रन करोगे तो इसमें से कौन सा प्रोजेक्ट रन करना, ये कैसे पता चलेगा? क्योंकि कोर भी है, इंफ्रा भी है और दूसरे भी है, तो वो स्टार्टअप प्रोजेक्ट को रन करता है। तो स्टार्टअप प्रोजेक्ट बाय डिफॉल्ट ऐसा प्रोजेक्ट होता है, बाय डिफॉल्ट तो पहला ही प्रोजेक्ट होता है जो यहाँ बोर्ड दिख रहा है, तो अभी बोर्ड कौन सा प्रोजेक्ट है, को, और पहला प्रोजेक्ट जो आप बनाते हो वही बाय डिफॉल्ट स्टार्टअप होता है। तो कोड को रन करने की कोशिश करेगा, तो कोड रन हो सकता है, कोड को हम रन कर सकते हैं क्या F5 से यहाँ पर, आया ना? नहीं कर सकता है ना, क्यों नहीं कर सकता है? क्योंकि कोर क्लास लाइब्रेरी टाइप ऑफ प्रोजेक्ट है, और क्लास लाइब्रेरी टाइप ऑफ प्रोजेक्ट डायरेक्टली रन नहीं होता है, वो तो रीयूजेबल होता है जिसको हम दूसरे प्रोजेक्ट के अंदर यूज कर सकते हैं, और उसमें मेन मेथड भी नहीं है, तो बिना मेन मेथड के कैसे रन होगा? तो क्लास लाइब्रेरी टाइप ऑफ प्रोजेक्ट डायरेक्टली रन नहीं कर सकते हैं, उसको कंपाइल करके उसका जो आउटपुट है वो दूसरे प्रोजेक्ट के अंदर यूज कर सकता है। तो कोर को हम यूज कर रहे हैं इंफ्रा में, और इंफ्रा भी क्लास लाइब्रेरी है, उसको कहाँ यूज कर रहे हैं? वेब में। शेयर्ड भी क्लास लाइब्रेरी है, उसको सब जगह यूज कर रहा है। और वेब को हम रन कर सकते हैं, कर सकते हैं, क्योंकि वेब के अंदर क्या है, स्टार्टिंग पॉइंट है, मेन मेथड है। मेन मेथड दिख रहा है यहाँ पर, मुझे तो दिख रहा है। सो यहाँ पर क्या यूज हो रहा है, मेन मेथड इंटरनल यूज हो रहा है। हमने बताया था आपको 5.2 टू 6.2 माइग्रेशन, तो 5.2 से 6.2 में जब जाता है तो सारी जो टॉप लेवल की स्टेटमेंट्स है वो इंटरनली इंप्लीमेंट होती है, आपको लिखने की जरूरत नहीं, यहाँ पर दिखेगी नहीं, आई। तो फिर स्टार्टअप हमें किसको करना पड़ेगा, वेब को, क्योंकि वेब को ही हम रन कर सकते हैं। तो वेब प्रोजेक्ट पर राइट क्लिक करेंगे और इसको बोलेंगे सो सेट एज स्टार्टअप प्रोजेक्ट हियर, सेट एज स्टार्टअप प्रोजेक्ट। उसके बाद माइग्रेशन होगी, नहीं। सो एक और ये सेम प्रॉब्लम आपको आएगी। तो जो स्टार्टअप प्रोजेक्ट होता है, जहां पर आपने स्टार्टअप प्रोजेक्ट किसको सेट करना है, जहां पर आपने कॉन्टेस्ट को रजिस्टर किया है। कॉन्टेस्ट कहाँ रजिस्टर हो रहा है, प्रोग्राम डॉट सी एस फाइल के अंदर, वेब के अंदर। तो वेब को अपने स्टार्टअप किया, और वेब प्रोजेक्ट के अंदर आपको एक पैकेज इंस्टॉल करना पड़ेगा, माइक्रोसॉफ्ट डॉट इंटीरियर फ्रेमवर्क कोड डॉट डिजाइन। ये तीसरा चीज आपको याद रखना। ये क्यों करना पड़ रहा है, क्योंकि हमने अलग अलग लेयर बना दी, अगर सारी चीजें एक ही प्रोजेक्ट में करते तो ये करने की जरूरत नहीं। हाँ, तो ये पैकेज आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा, माइक्रोसॉफ्ट डॉट इंटीरियर फ्रेमवर्क कोड डॉट डिजाइन। कहाँ पर इंस्टॉल करेंगे, वेब के अंदर। तो मैनेज न्यूगेट पैकेज से EF कोर, और यहाँ पर हम क्या बोलेंगे, सब माइक्रोसॉफ्ट डॉट इंटीरियर फ्रेमवर्क कोड डॉट डिजाइन, और यहाँ पर हम क्या बोलेंगे, 8.0.23 इंस्टॉल, एक्सेप्ट। ठीक है, फिर उसके बाद हम माइग्रेशन करेंगे। यहाँ पर पैकेजेस के वर्जन सब मैच कर रहे हैं, ये आपका माइग्रेशन अभी ऐड होगा। इसके बाद यहाँ पर बोलेंगे अपडेट डैश डेटाबेस, अगर कनेक्शन स्ट्रिंग हमने ठीक से बनाई है तो डेटाबेस अपडेट हो जाएगा। तो यहाँ पर आप रिफ्रेश करके देख सकते हैं कि ई शॉप नाम का डेटाबेस बन गया है क्या। सो ई शॉप बहुत सारे, बट हमारा कौन सा है, 26। तो सारे टेबल्स यहाँ पर बन चुके हैं, सो मेन कैटेगरीज, सब कैटेगरी, डिस्पैच एजेंसी, ऑर्डर डिटेल्स, ये सब। ई शॉप 2024 DB हटा देते, सिर्फ हमारा ही रखेंगे यहाँ पर। तो डेटाबेस क्रिएट हो गया, तो ये आपका फर्स्ट स्टेप है। तो नेक्स्ट स्टेप में
वी विल गो फॉर वेब प्रोजेक्ट। तो वेब प्रोजेक्ट में हम रिपोर्टरीज क्रिएट करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में हम रिपोर्टरीज क्रिएट करेंगे और रिपोर्टरीज क्रिएट करके विल डू दी लॉगिन फॉर स्टोर। स्टोर के लिए लॉगिन क्रिएट करेंगे, तो वेब प्रोजेक्ट में काम करेंगे। हाँ,